प्यारे बच्चों, सुप्रभात। जैसा कि कल हम लोग कक्षा 10 की क्लास लिए थे, पार्ट 1 में इतिहास का, आज उसी इतिहास के पहले चैप्टर से ही हम पार्ट 2 तैयार कर रहे हैं। हमारा प्रयास यह है कि आपको पूरे सिलेबस से डिटेल जानकारी देना, ताकि आप अपने शब्दों में समझ सकें, उसका नोट्स भी आप अपने शब्दों में बना सकें। आपसे अनुरोध सिर्फ यही है कि इसी विषय वस्तु को ध्यानपूर्वक समझें। मैं इस पर छवि चित्र भी आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जरूरत पड़ने पर उसको हाईलाइट भी कर रहा हूँ। आप सिर्फ सुने न, चित्रों को या किताबों को देखें। समसामयिक विषय के हिसाब से मैं आपको हाईलाइट भी करते चल रहा हूँ। आज का दिन आपका शुभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो लोग कल नोट्स बनाए थे, कुछ बच्चों ने व्हाट्सएप किया है, अधिकतर लोगों ने किया है, कुछ लोग जो बाकी रह गए हैं किन्हीं कारणों से, उनसे उम्मीद करता हूँ कि वो भी अपना नोट्स भेजेंगे और जो फीडबैक होगा वो दिया जाएगा। कल के बाद आज सेकेंड यूनिट है। कल हम लोग राष्ट्रवाद के बारे में थोड़ा सा देख रहे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ। बच्चों, कोई भी परिस्थिति होती है तो उसके लिए एक उत्तरदायी कारण नहीं होता है, अनेक उत्तरदायी कारण होता है। कल की चर्चा में हम लोगों ने जो देखा था मोटे तौर पे, वो ये देखा था कि राजतंत्र जो था वो निरंकुश था। तो निरंकुश राजतंत्र को या पुराने समय से आ रही इस निरंकुश व्यवस्था या कमियों को दूर करने के लिए प्रयास तो कई कालों से हुआ, लेकिन मूल रूप से जनता जो प्रखर रूप से आई वह है 18वीं सदी में यूरोप को में जो ये काम हुआ। उसमें आप देखेंगे जब 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखेंगे तो यूरोप में राज्य नहीं मिलेंगे। जैसा कि आज आप जर्मनी जानते हैं, इटली जानते हैं, स्विट्जरलैंड जानते हैं, ऐसे नहीं थे। कारण ये था कि राजतंत्र था, निरंकुश राजतंत्रों के अधीन ही ये सब छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे और एक इलाके के लोग अपने अपने तरह की उनकी विशेषता होती थी, उनकी भाषा होती थी, उनकी बोली होती थी, उनके कानून होते थे। ऐसी स्थिति में राजतंत्र की कल्पना, एक परिवर्तन लाना बहुत मुश्किल था। मैं ये चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि निर्माण की बुनियाद क्या थी या उस समय की वस्तु स्थिति क्या थी। तो उस समय स्थिति मोटे तौर पर यदि देखा जाए तो यही था कि निरंकुश राजतंत्र था और राजतंत्रों के खिलाफ जनता में एक जागृति की आवश्यकता थी। अब जैसा कि अभी आपने परिस्थितियां बताया, तो ऐसे में राष्ट्रवाद और राष्ट्र का विचार कैसे उभरा, इन विषम परिस्थितियों में किन महापुरुषों ने इस तरह की कल्पना की या सुसुप्त जनता को जागृत करने का काम किया। तो जैसा कि आप जानते हैं, जब समाज में कुछ विकास होता है तो सामाजिक ढांचा भी बदलता है। इन्हीं के थ्रू एक नया वर्ग आया, कुलीन वर्ग, जिसका नाम दिया गया, या नया मध्य वर्ग। नया मध्य वर्ग और कुलीन वर्ग की विशेषता ये थी कि ये राजनीतिक और सामाजिक रूप से जर्मनी में कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप में सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। इस वर्ग के सदस्य जो थे, एक इनकी साझा जीवन शैली होती थी, क्षेत्रीय विभाजनों में आर पार व्यस्तता थी, साथ ही इनके ग्रामीण इलाकों की जो हवेलियां होती थी, जो भवन होते थे, जो कृषि कार्य होते थे, उन पर दास मजदूर काम करते थे। काश्तकार जो होते थे या पूर्वी मध्य वर्ग यूरोपीय भाग विशाल जागीरों में बटा हुआ था। अगर एक शब्द निकाले हैं तो जागीरों में बटा हुआ था। दूसरी चीज, कृषि, चूंकि उद्योग धंधे उस समय थे नहीं, कृषि ही मुख्य व्यवस्था थी। और यहाँ पर एक दूसरी विडंबना ये भी थी कि जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की जो प्रवृत्तियां थी, जो उनके माप तौल थे, जो उनकी मापन पद्धतियां थी, उसमें भी काफी बिखराव था।
ऐसी स्थिति में व्यापारियों को बाजार में बेचना और उनको ले जाना काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इस स्थिति में कुछ हिस्सों में 19वीं सदी के दौरान कुछ परिवर्तन आए। प्रक्रिया के फलस्वरूप एक नया सामाजिक समूह अस्तित्व में आया। श्रमिक वर्ग के लोग और मध्य वर्ग के वर्ग, जो उद्योगपतियों, व्यापारियों और सेवा क्षेत्र में लगे लोगों से बना। कहने का मतलब क्या है कि जो लोग उद्योगपति थे, बड़े सामंत थे, उनकी जो सेवा करते थे और कहीं कहीं इनके अंदर भी वो समझ विकसित हुई, वह उनके अधिकारों की आवश्यकता महसूस हुई। फलस्वरूप उनके अंदर एक नया वर्ग बना और उस नए वर्ग में जो इन कुलीन वर्गों का विशेषाधिकार था, या हमें कह सकते जो ये अपने आप को गॉड गिफ्टेड समझते थे, उनकी विशेष अधिकारों की समाप्ति की बात होने लगी। फलस्वरूप मध्य वर्ग के बीच ही एक राष्ट्रीय एकता का विचार लोकप्रिय हुआ। सारांश यह है, यहाँ पर थोड़ा सा आप समझें कि राजा थे, सामंत थे और बड़े वर्ग थे। इन लोगों की सेवा में जो लोग लगे हुए थे और जो कहीं न कहीं विकास में इनके बाधाएं आ रही थी, ये लोग उन्नत तो किए लेकिन उस लेवल तक नहीं किए जो शोषक वर्ग थे। फलस्वरूप इनके अंदर एक भावना विकसित हुई और उस विकसित भावना को ही राष्ट्रीय एकता के विचार के रूप में लोकप्रिय किया गया। अब इसकी एक कड़ी है, जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं, उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। तो थोड़ा सा हम आपको इस टॉपिक से, इस पूरे टॉपिक से इतर हल्का सा पहले उदारवाद क्या समझा देते हैं तो ज्यादा बेटर रहे। बच्चों, उदारवाद अंग्रेजी शब्द है और लैटिन शब्द दोनों से मिलकर बना, जिसका अर्थ स्वतंत्रता है, आजादी। इस प्रकार उदारवाद गणतंत्र, राज, संविधानवाद, प्रेस की स्वतंत्रता तथा संगठन बनाने की स्वतंत्रता के संसदीय विचारों पर आधारित था। दूसरी चीज ये थी कि उदारवादी, चूंकि समाज में, कल आपको हमने बताया था, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, इन तीन बिंदुओं को अगर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए तो कहीं न कहीं समाज का हम इसी के इर्द गिर्द मूल्यांकन करते हैं और समीक्षा करते हैं और दोनों चीजें, उत्थान और पतन दोनों दिखाई देते हैं। उदारवादियों का विचार यह था, पहले हम राजनीतिक विचार देख लेते हैं। उदारवादियों ने संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का समर्थन किया। उदारवादी ऐसी सरकार की स्थापना पर बल देते थे जो सभी की सहमत से बनी। वे कानून के सामने समानता के पक्षपाती थे, परंतु उनका विचार यह सबके लिए मताधिकार के पक्ष में नहीं था। ये उदारवाद की कमी थी। सामाजिक विचार में अगर सरसरी निगाह देखें तो उदारवादियों ने महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने की मांग की थी। भूदास और बंधुआ मजदूरी के समाप्त करने पर बल दिया था। अब हम आर्थिक विचार करेंगे तो आर्थिक विचार में क्या था? उदारवादियों ने बाजारों की मुक्ति, वस्तुओं तथा पूंजी के आयात निर्यात पर राज्यों द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को समाप्त करने पर बल दिया। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि विभिन्न राज्यों की माप तौल प्रणाली भिन्न भिन्न थी। आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे विभिन्न राज्यों की माप तौल प्रणाली भिन्न थी। उनका दूसरी चीज, वो टैक्स देते थे और कुल मिला के 39 राज्य थे। 39 जगहों पर 5-5% टैक्स देते थे। फिर मापन प्रणाली में भी देखिए, कहीं पर 54.7 सेंटीमीटर मिलान है और कहीं पर 55.1 सेंटीमीटर है, कहीं पर 65.6 सेंटीमीटर है, कहीं पर 53.5 सेंटीमीटर है। इस विषमता को दूर करने के लिए उदारवादियों ने बल दिया और उन्होंने वस्तुओं तथा पूंजी के आयात निर्यात पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों की समानता बना देना चाहते थे।
कहने का मतलब क्या है, थोड़ा सा आप और इतर चलें तो उदारवादी जो है वह कहीं न कहीं प्राचीन परंपराओं को पूर्ण रूप से परिवर्तन की बात करने लगे। और जब परिवर्तन हुआ तो ये परिवर्तन चूंकि सामूहिक था, सामूहिक के साथ साथ यह परिवर्तन जो है वह समाज के हर वर्ग को जोड़ने का प्रयास कर रहा था। फलस्वरूप राष्ट्रवाद की लहर मजबूत बनाने में इस परिवर्तन ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया और एक राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रादुर्भाव देखने के लिए मिलता है। अब आपके पास दो तरह के विचार आते हैं, जैसा कि मैंने कहा भी आपको, उदारवादी, रूढ़िवादी एक विचारधारा था। जैसा आप हेडिंग अपना देख सकते हैं बुक में, 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। रूढ़ि क्या होता है समझ लीजिए आप। रूढ़ि का मतलब होता है ऐसी प्राचीन परंपराएं जिनका वर्तमान में कोई महत्व नहीं है या वर्तमान विकास में वह बाधक है, फिर भी समाज के कुछ वर्ग लोग मानते हैं, उसका पालन करवाने का प्रयास करते हैं, जो कि समाज के लिए बहुत जरूरी नहीं है वर्तमान में। कुछ इसी तरह की परंपरा 1815 में नेपोलियन के हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवादी भावना से भी प्रेरित थी। रूढ़िवादी ये मानते थे राज्य, समाज और ऊंच नीच संपत्ति परिवार को बनाए रखना चाहिए। फिर भी अधिकतर रूढ़िवादी लोग क्रांति के पहले के दौर से वापसी नहीं चाहते थे। कहने का मतलब क्या था कि रूढ़िवादी लोग पुरानी जो परंपरा चली आ रही थी उसी को मानने का प्रयास करते थे। फलस्वरूप क्योंकि उदारवादी सबको समाहित करना चाहते थे, 1815 में ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्तियां जिन्होंने मिलकर के नेपोलियन को हराया था, जैसा कि आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, तो इन्होंने एक समझौता तैयार किया है और उस समझौते के तहत 1815 में एक संधि हुई जिसको कहा जाता था वियना संधि। ध्यान रखिए क्योंकि अक्सर ये टिप्पणी में पूछा जाता है वियना संधि। इसका उद्देश्य कई सारे बदलाव को खत्म करना था जो नेपोलियन के युद्धों के दौरान हुए थे। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश की सत्ता को बहाल किया गया। फ्रांस में उन इलाकों को खो दिया गया जिन पर कब्जा नेपोलियन के अधीन किया गया था। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस का विस्तार न हो सके। अतः हम क्या कह सकते हैं कि 1518 में जो स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्था निरंकुश थी, वे आलोचना और असहमत बर्दाश्त नहीं थी, उनकी गतिविधियों को दबाना चाहते थे। निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठा। फलस्वरूप उदारवादियों के सहयोग से एक नई विचारधारा जिसको कहा जाएगा कि प्रेस की आजादी, इस पूरे टॉपिक में आप देखेंगे तो प्रेस की आजादी मिली। प्रेस की आजादी से मतलब आप यही समझते होंगे कि जो लिखा जाएगा स्वतंत्र रूप से, आपकी बात सही है, लेकिन समाज के अन्य वर्गों की भी उसमें सहमति थी, क्योंकि समाज जो बहुमत है या जो बहुत सारे लोगों की आवश्यकता है उसको ध्यान में रख करके उदारवादियों ने यह दृष्टिकोण अपनाया था। आप एक चित्र देखिए ध्यान से, इसमें जो है कुछ लोग मेज पर बैठे हुए हैं, इनके मुंह बंधे हुए हैं, और एक पीछे देखिए इस भाग को देखेंगे तो आपको कोई संविधान जैसी चीज दिखाई दे रही है इस कार्टून के, और इधर से देखेंगे तो ये कुछ इनको दिया जा रहा मुद्रा से। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर यह दिखाया गया है कि जो लोग उदारवादी दृष्टिकोण अपनाते हैं या इस तरह की विकास की बातें करते हैं उनके मुंह को बंद कर दिया गया है और उनको ऊपर से पुरस्कृत भी किया गया है। जो लोग उदारवाद का विरोध करते हैं या
जो लोग उदारवाद नहीं चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं उनको मुंह को बंद कर देगा। कहने का मतलब क्या है, इस कार्टून के माध्यम से आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, उदारवादी दृष्टिकोण को दबाने का प्रयास किया गया था राजनीतिक रूप से। आज के वीडियो में हम बस इतना ही चर्चा करेंगे और कल के वीडियो के लिए आप तैयारी कर लीजिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा जब भी वीडियो बनेगा तो आपको तुरंत सूचना मिल जाएगी। दूसरी चीज ये है कि आप प्रश्नों का उत्तर जरूर लिखें, कोई दिक्कत हो आप अपना फीडबैक जरूर दें। आज का प्रश्न लिख लीजिए, कुलीन वर्ग और मध्य वर्ग उदारवादी विचारधारा से कैसे प्रभावित हुआ। दूसरी चीज, उदारवादियों द्वारा 1848 की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता है। उदारवादियों ने किन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विचारों को बढ़ावा दिया। इन दो प्रश्नों का उत्तर मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने शब्दों में जरूर लिखेंगे और उस पर मंथन करके लिखने का प्रयास करेंगे अपने विचारों से, ताकि आपका बहुमुखी विकास हो सके। और इन्हीं शब्दों के साथ आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।